नमस्कार दोस्तों। राजनीति विज्ञान की जो अपने ऑनलाइन क्लासें हैं उसमें आगे की कड़ी में आज अपन पढ़ेंगे उदारवाद के सिद्धांतों के बारे में। उदारवाद के मूल सिद्धांत या इनको अपन विशेषताएं भी कह सकते हैं। विशेष इससे पूर्व का जो वीडियो था उसके अंदर हमने उदारवाद के बारे में पूरी सी जो है जानकारी करी थी। उसके अंदर उसका अर्थ, उसकी जो है उत्पत्ति के कारण और उसमें जो उसके मूल जो तत्व थे उसके बारे में हमने अच्छे से जानकारी करी थी। आज अपन बात करते हैं उदारवाद के मूल सिद्धांतों के बारे में, यानी वो कौन कौन से सिद्धांत है जिनको लेकर उदारवाद है वो एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी विचारधारा चलती है। सबसे पहले है अपन बात करेंगे वो है उदारवाद है जो व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है। विवेक में विश्वास, व्यक्ति का विवेक यानी व्यक्ति स्वयं अपने जो है नियति का निर्दाता होता है। स्वयं अपने जो है गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन का जो निर्माण करता है, या जो है जीवन में आने वाली जो जितनी भी समस्याएं हैं उनके ऊपर वो विजय पाता है, वो अपने माध्यम से, विवेक के माध्यम से। विवेक का अर्थ होता है सही गलत की पहचान। सही गलत की पहचान यानी इस दुनिया के अंदर सही क्या है, यानी इस विश्व के अंदर सही क्या है, गलत क्या है, यानी कौन से जो है तथ्य है वो बिल्कुल सत्य है, कौन से असत्य है, उनको लेकर अगर जो व्यक्ति इन दोनों के अंदर भेद करना समझ जाता है उसको विवेकशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेकशील। तो जो उदारवाद की जो धारणा है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, यानी सारी व्यवस्थाओं का कर्ता किसको मानती है? व्यक्ति को। किसको मानती है? इस व्यक्ति को। यानी व्यक्ति स्वयं अपनी नियति का निर्दाता होता है या अपने जीवन का निर्माण करता होता है, किसी और के ऊपर वो जो है निर्भर नहीं रहता है, स्वयं अपनी है जो व्यवस्थाएं खुद निर्माण करता है। तो सारी जो चीजें हैं वो व्यक्ति के विवेक पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर? व्यक्ति के विवेक पर। दूसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो है हमारे सामने, दूसरा है वो ये है दूसरा है राज्य एक कृत्रिम संस्था। राज्य एक कृत्रिम संस्था। पहले सिद्धांत के अंदर जो है उदारवाद की यह धारणा होती है कि जो सारी व्यवस्थाएं उसका निर्माता कौन होता है? व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति के विवेक के अंदर वो विश्वास करते हैं। दूसरी जो हमारे सामने जो उसका मूल सिद्धांत आता है वो आता है राज्य एक कृत्रिम संस्था है, यानी जो राज्य है, राज्य का जो निर्माण हुआ है वो लोगों के द्वारा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, लोगों के द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। तो जो है राज्य के निर्माता कौन है? लोग। कौन है? लोग। लोगों ने अपने लिए व्यवस्था का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? व्यवस्था। वो व्यवस्था कौन सी थी? राज्य। कौन सी थी? राज्य। यानी राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ना कि किसी भगवान ने बनाई है, ना किसी देवी देवता ने बनाई है, ना किसी अदृश्य शक्ति ने उसको बना के भेजा, जबकि इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? व्यक्ति ने स्वयं, लोगों ने किया। किसने किया है? लोगों ने किया है, व्यक्ति ने किया है, अपने लिए व्यवस्था का निर्माण किया। देखो पहले ही सिद्धांत के अंदर यही बात थी कि व्यक्ति अपने जीवन का, अपने व्यक्तित्व का निर्माणकारी तत्व खुद ही है, यानी वो खुद निर्माता है, तो वही व्यवस्था का निर्माण करेगा। तो दूसरी जो हमारे सामने थी कि जो है राज्य है वो एक कृत्रिम संस्था है और इसका निर्माण व्यक्ति ने किया। किसके लिए? स्वयं के लिए। देखो राज्य से क्या मांग करी गई? सुरक्षा की। किसकी मांग करी गई? सुरक्षा की। और किसके लिए? लोगों के लिए। यानी राज्य है वो क्या काम करेगा? लोगों की सुरक्षा करेगा। किस मामले में? लोगों की संपत्ति, जीवन, संपत्ति की रक्षा करेगा, जीवन की रक्षा करेगा, किसी बाहरी आक्रांता से जो आक्रमण हो रहा है उससे सुरक्षा करेगा। तो जो है राज्य की यह जिम्मेदारी। अब व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी थी कि व्यक्ति इसमें आस्था रखेगा। क्या करेगा? आस्था रखेगा। क्या रखेगा? आस्था। पूर्ण निष्ठा के साथ। किसके साथ? पूर्ण निष्ठा के साथ। पूर्ण निष्ठा के साथ आस्था रखेगा। किसके प्रति? राज्य के प्रति। तो राज्य एक कृत्रिम
संस्था है, इसके अंदर विश्वास करता है कौन? उदारवाद। उदारवाद की ये मुख्य धारणा यही है कि राज्य है उसका निर्माण हुआ है, उसका निर्माण है वो लोगों ने किया है, न कि किसी देवी शक्ति ने। ध्यान रखना दोस्तों। तो दूसरा था हमारे सामने, वो है मूल सिद्धांत इसका, वो राज्य एक कृत्रिम संस्था। राज्य एक कृत्रिम संस्था। तीसरा है दोस्तों हमारे सामने, वो है राज्य साध्य, राज्य साधन, व्यक्ति साध्य, व्यक्ति साध्य। अब देखो, इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि जो ये धारणा है वो ये मानती है कि व्यक्ति है वो साध्य है, यानी सारी व्यवस्थाएं किसके लिए होनी चाहिए? व्यक्ति के लिए। केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति। व्यक्ति यहाँ क्या है? केंद्र बिंदु। व्यक्ति केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु, यानी व्यक्ति को लेकर ही सारी व्यवस्थाओं का निर्माण होगा। और राज्य है वो किसके लिए काम करेगा? व्यक्ति की उन्नति के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो राज्य हो गया साधन। क्या हो गया? साधन। यानी सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? राज्य। किसके लिए करेगा? व्यक्ति के लिए। यानी राज्य है उसका निर्माण भी इसीलिए हुआ कि वो व्यक्ति की अधिक से अधिक जो है मदद कर सके, आर्थिक मामलों में और किसी अधिकार देने के क्षेत्र के मामलों में, और कोई बंधन जो है वो कम करने के चक्कर में। तो दोस्तों दूसरा जो बिंदु हमारे सामने, तीसरा जो आता है वो आता है व्यक्ति साधन और व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। चौथा सिद्धांत जो है वो है परंपरा व इतिहास का विरोध, का विरोध। यानी उदारवाद है वो जो पारंपरिक चीजें हैं, जो इतिहास की चीजें हैं, उनमें ज्यादा विश्वास नहीं करता है। वो वर्तमान की, यानी वर्तमान की व्यवस्थाओं, किसके बारे में? वर्तमान की व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। वर्तमान की व्यवस्थाओं का अध्ययन, यानी केंद्र बिंदु क्या है? वर्तमान की घटनाएं। यानी इस समय क्या हो रहा है, पूर्व में क्या हुआ था, उससे कोई विशेष लेना देना इस धारणा को नहीं है। वर्तमान में क्या, इसलिए क्या करते हैं? परंपरा और इतिहास का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? परंपरा और इतिहास का विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि पारंपरिक जो चीजें थी वो आज की परिस्थितियों में जो है बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आज की जो स्थितियां वो बदल चुकी, क्योंकि औद्योगिकरण हुआ था, जो पुनर्जागरण नवजागरण चला था, उसके बाद के विश्व को और उसके पहले के विश्व को अगर अपन देखें तो उसमें सबसे बड़ी चीज वही अपने सामने या एक अंतर के रूप में आएगी। वो ये आएगी कि पुराने समय के अंदर जो है राज्य के बारे में सारी व्यवस्थाएं होती थी, न कि व्यक्ति के बारे में। जबकि अब जो है व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है, व्यक्ति अब क्या कर रहा है, अभी क्या वर्तमान क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उसको जो है कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उसको प्रभावित करती है, उनके बारे में अध्ययन होता है, न कि जो है इतिहास के बारे में। तो ये इतिहास को क्या करता है? नकारता है। इतिहास को नकारता है, यानी इतिहास का क्या करता है? विरोध करता है। अगला जो इसका जो है सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास है, विश्वास। दोस्तों ये उदारवाद की मूल धारणा है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। वैसे मैंने कहा था कि जो है उदारवाद है वो मुख्य रूप से किसकी स्थापना करना चाहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की। यानी व्यक्ति को सबसे ज्यादा स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। किससे? राज्य से। यानी राज्य के जो बंधन है कम से कम हो, विशेष तौर से आर्थिक गतिविधियों, विशेष तौर से आर्थिक गतिविधियों के अंदर है जो राज्य के बंधन है वो कम से कम हो, और व्यक्ति को अधिक से अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं मिले। वो अपने जीवन में क्या करे, वो अपने जीवन में कौन सी गतिविधि आर्थिक जो है वो करे, किससे उसको क्या फायदा हो, उस सबका अधिकार है। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां करने में और उसमें जो लाभ कमाया जाता है उसका पूरा अधिकार किसको होना चाहिए? व्यक्ति को। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं एक व्यक्ति होने के नाते उसको जो प्राप्त होती है वो उनको मिलनी चाहिए, और राज्य के बंधन कम होने चाहिए, इसमें विश्वास करता है उदारवाद। अगला जो दोस्तों अपने है सिद्धांत वो है प्राकृतिक अधिकारों
में विश्वास। दोस्तों, प्रकृति से जो मनुष्य को अधिकार मिले हैं, यानी जो जन्म के समय अपन लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का रक्षण करने का कार्य उदारवाद की धारणा करती है। यानी जीवन जीने का, सृष्टि के अंदर जीवन यापन करने का, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कैसे रहूं, ये मुझे पूरा अपना जो है व्यवस्था करने का अधिकार है। यानी प्राकृतिक अधिकार, यानी प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार है उन पे है, उनको है जो उदारवाद अपने मूल सिद्धांतों के रूप में देखता है। क्या देखता है? मूल सिद्धांतों के रूप में देखता है। अगला है दोस्तों, इसके ये 6 हो गए। अगला जो सिद्धांत है वो है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। किसके बारे में? धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्म निरपेक्षता में विश्वास। मध्यकाल और पूर्व काल के, जो मध्यकाल या उससे जो पुराना जो काल था, जो प्राचीन काल था, उसके अंदर धर्म का राज्य पर अधिक प्रभाव था। क्या था? अधिक प्रभाव था। यानी धार्मिक सत्ता का राजनीतिक सत्ता पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था। हम इटली का उदाहरण ले लो, फ्रांस का ले लो, यूरोप के बाकी देशों का ले लो। उसके अंदर क्या था? जो धर्म है, यानी जो मूल रूप से ईसाई धर्म है, उसके जो पॉप से लगाकर बिशप, आर्क बिशप, पादरी वगैरह जो होते थे, उनका जो प्रभाव था वो राजा पर ज्यादा होता था। राजा पर ज्यादा होता था। तो राज व्यवस्थाएं भी है वो धर्म के हिसाब से संचालित होती थी। लेकिन अब जो ये धारणा बनी है, अब जो ये उदारवाद की जो धारणा है वो ये कहती है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है। यानी सभी धर्मों को साथ में लेकर चला जाएगा। यानी बहुलवाद में विश्वास। इसका एक और नाम भी अपन दे सकते हैं, वो दे सकते हैं बहुलवाद। क्या दे सकते हैं? बहुलवाद। यानी जो विविधताएं हैं, जो धार्मिक स्तर पर, संप्रदाय स्तर पर, जातीय स्तर पर, उन सभी को ये राज्य नामक संस्था है वो एक ही जैसा माने, इसमें जो है विश्वास करता है उदारवाद। क्यों? क्योंकि मुख्य जो कार्य है वो है आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, तो उसमें धार्मिक और अन्य प्रकार की कोई गतिविधियां हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखती दोस्तों। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर ज्यादा विश्वास और ज्यादा भरोसा करता है उदारवाद। कौन करता है? उदारवाद। तो एक बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, ये एक बिंदु हो गया। 8वां है, वो है आपके सीमित संवैधानिक सरकार में विश्वास। यानी सीमित, यानी राज्य के जो कानून है, ऐसा नहीं है कि अराजक व्यवस्था का निर्माण करता, उदारवाद नहीं करता। ये एक राज्य नामक संस्था को रखना भी चाहता है, लेकिन सीमा के अंदर, एक बेसिक सीमा के अंदर। तो संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार कानून का शासन हो, संविधान से सारी व्यवस्थाएं संचालित हो, संविधान से, और वो भी सीमित मात्रा में। यानी अनावश्यक बंधन नहीं हो। सीमित का मतलब है अनावश्यक बंधन नहीं, यानी अनावश्यक बंधन नहीं रहेंगे। वही बंधन रहेंगे जो वास्तव में अपरिहार्य है, जिनको रखना जरूरी है, जिससे व्यवस्था निर्माण हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, वो रहेंगे। लेकिन अनावश्यक जो बंधन है वो नहीं रहेंगे। तो सीमित संवैधानिक सरकार, यानी सीमित तरीके से जो है कानून का राज होना चाहिए, इसमें ये भरोसा करता है उदारवाद। अगला है दोस्तों इसमें, वो है आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन। लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन, यानी विश्व के अंदर अभी अगर अपन देखें तो लगभग सभी देशों के अंदर, यानी लगभग सभी देशों के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर दोस्तों आपको पता ही होगा कि शासन या जो सत्ता है उसका मूल स्रोत लोग होते हैं। कौन होते हैं? लोग। यानी लोग कर्ता धर्ता होते हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। जनता स्वयं अपने लिए शासक का जो है चुनाव करती है, निर्माण करती है। तो इस व्यवस्था का समर्थन करता है।
कौन? उदारवाद। कौन करता है? उदारवाद करता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ही इस समय उदारवाद की जो धारणा है उसको अच्छी तरीके से जो है फलीभूत कर सकती है। अगला है सिद्धांत है वो व्यक्तिवाद में भरोसा। इसमें व्यक्तिवाद में भरोसा, यानी जो उदारवादी धारणा है वो व्यक्तिवाद की धारणा और लोकतांत्रिक धारणा का मिश्रण है। यानी व्यक्ति के लिए सारी जो है राज्य व्यवस्था है वो संचालित होती है। व्यक्ति जो राज्य है कृत्रिम संस्था है, किसके लिए काम करेगी? व्यक्ति के लिए काम करेगी। यानी मूल में व्यक्ति है, व्यक्ति का विकास जो है वो महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, वो है व्यक्ति का। यानी सारी व्यवस्था किसके लिए होगी? एक व्यक्ति के लिए होगी। इसका मतलब है कि ये धारणा व्यक्तिवाद का भी पोषण करती है। फिर है 11वां, वह है अंतरराष्ट्रीय शांति में विश्वास। देखो ये नए प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था है समाज के अंदर वो विश्व बंधुत्व के विचार को लेकर चलती है। यानी वसुदेव कुटुंब के जो विचार है, हमारे जो भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था के अंदर विश्वास, ये उदारवाद की धारणा करती है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, सीमित सरकार और संवैधानिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष सरकारें होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करने वाली सरकारें भी होनी चाहिए। फिर है दोस्तों अगला है विधि का शासन। विधि का शासन, ये उदारवाद की मूल अवधारणाओं में से एक है। विधि का शासन यानी कानून का शासन। यानी शासन कैसा होना चाहिए? कानून के अनुसार होना चाहिए। जो है व्यवस्थाएं, वो सारी व्यवस्थाएं जो प्रशासन की है या जो अन्य गैर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सारे कानून के अनुसार चले। एक विधि हो, एक संविधान हो, संविधान के अनुसार पूरे देश के जो लोग हैं वो नियंत्रित, व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से कार्य करें। तो दोस्तों ये मूल रूप से 10-12 है वो उदारवाद के जो सिद्धांत या विशेषताएं थी जो आज हमने इसका अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।